साथियों, आप सबका YouTube चैनल शिक्षा देश में हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वह है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं और हमारी शिक्षा में इन अधिगम के सिद्धांतों का क्या प्रयोग है, कैसे हम इन सिद्धांतों की सहायता से अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं, गम्य बना सकते हैं, कैसे हम किसी भी बालक को एक व्यवस्थित शिक्षा दे सकते हैं, उसको हम अधिगम करा सकते हैं, सीखने के लिए कैसे हम उसको प्रेरित करेंगे, इन सब बातों की चर्चा अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत हुई है। अधिगम के सिद्धांत बताने से पहले हमने अधिगम क्या है उस पर चर्चा किया था पिछले वीडियो में। अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इस पर भी चर्चा हो चुकी है। अधिगम के कौन कौन से नियम हैं, सामान्य नियम, उस पर भी चर्चा हुई है। इन सब वीडियो को हमने पहले ही बनाया है, जो साथी नहीं देख पाए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको देख सकते हैं। अधिगम के सिद्धांत की चर्चा करने पर दो प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत होते हैं जिसका अध्ययन हमको करना होता है। इसमें पहला सिद्धांत है व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत। व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत और दूसरा है जो अधिगम का सिद्धांत है वह है ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। ये दो प्रकार के सिद्धांत अधिगम के प्रस्तुत होते हैं। इन अधिगम के सिद्धांतों में जो व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत है, इसकी विशेषता है कि इसमें सीखने वाले की विशेष अनुक्रिया होती है। इसमें सीखने वाले की विशेष अनुक्रिया होती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसमें जो है वह है कि उद्दीपनों और अनुक्रियाओं के साहचर्य से व्यवहार में परिवर्तन होता है। उद्दीपनों और अनुक्रियाओं, उद्दीपनों और अनुक्रियाओं के साहचर्य से व्यवहार परिवर्तन होता है, ये दूसरी विशेषता है, ये ध्यान में रखना है। और तीसरी विशेषता ये है कि जो व्यवहार परिवर्तन होता है उद्दीपनों और अनुक्रियाओं से, जो व्यवहार परिवर्तन होता है उसकी व्याख्या की जा सकती है। व्यवहार परिवर्तनों की
व्याख्या की जा सकती है, ये विशेषता है। व्यवहार परिवर्तन जो होता है उद्दीपक और अनुक्रिया के साहचर्य से उसकी व्याख्या की जा सकती है और सीखने वाले की विशेष अनुक्रिया होती है। ये व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत की विशेषता है। जो इसके अंतर्गत सिद्धांत हम पढ़ते हैं उसमें थॉर्नडाइक, वाटसन, पावलोव और स्किनर थॉर्नडाइक, वाटसन, पावलोव और स्किनर का सिद्धांत हमारा जो दूसरा सिद्धांत है वह है ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। इसकी क्या विशेषता है इसको जान लेते हैं। ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत में जो विशेषता है वो सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य क्या है। जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें उद्देश्य, अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के महत्व को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें उद्देश्य, अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के महत्व को दर्शाया जाता है। ये विशेषता है उद्देश्य, अंतर्दृष्टि और सूझबूझ। ये ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत की विशेषता है। इसके अंतर्गत जिसका हम सिद्धांत पढ़ते हैं वह है कोहलर, लेविन और हल का सिद्धांत। कोहलर का अंतर्दृष्टि सूझबूझ सिद्धांत है, कूट लेविन का सिद्धांत है, हल का सबलीकरण है। तो ये सब ऐसे सिद्धांत हैं जो अधिगम के ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो ये दो प्रकार का अधिगम का सिद्धांत है, मुख्य रूप से व्यवहारवादी साहचर्य, ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक, ये दो प्रकार हैं। इसके बाद जो हम अधिगम का सिद्धांत पढ़ेंगे उसको क्रमबद्ध ढंग से सबसे पहले हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे, स्किनर का पढ़ेंगे, फिर आगे चलकर कोहलर, कूट लेविन और हल का सिद्धांत पढ़ेंगे। अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें नाम आता है संबंधवाद, एक नाम है संयोजनवाद,
संयोजनवाद उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत काफी फेमस है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, और जो नाम आता है वह संबंध सिद्धांत। संबंध सिद्धांत, अधिगम का संबंध सिद्धांत। ये अन्य नाम इसके हैं। प्रयास और त्रुटि के अलावा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत काफी फेमस है। अधिगम का संबंध सिद्धांत कहा जाता है। संयोजनवाद और संबंधवाद, इसकी जो विशेषता है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले ये जान लेते हैं कि इस प्रयास और त्रुटि या अन्य जो नाम है, इसका जो प्रकाशन हुआ, इसका प्रकाशन 1898 और 1913 एवं 1913 में हुआ। इसका प्रकाशन, जो इनका सिद्धांत है, इसका प्रकाशन 1898 और 1913 में हुआ। ये पहली विशेषता। इसके बाद हम देखते हैं प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत पावलोव के अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत से भी संबंधित है। यह सिद्धांत पावलोव के अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत से भी संबंधित है। इसलिए मैं इसको बता रहा हूं क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि थार्नडाइक का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत किसके सिद्धांत से संबंधित है, मेल खाता है, तो आपको उत्तर देना है कि यह पावलोव के उद्दीपक अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत से संबंध रखता है। थार्नडाइक ने जो अधिगम के सिद्धांत का निर्माण किया, उसमें व्यवहार परिवर्तन पर अधिक कार्य किया। यह व्यवहार परिवर्तन पर अधिक कार्य किया। दूसरी विशेषता है, थार्नडाइक ने जो इस सिद्धांत में मूल बात बताई वह है उद्दीपक और अनुक्रिया में संयोग बन जाता है और ये संयोग संकेत से स्पष्ट हो सकता है। उद्दीपक और अनुक्रिया में संयोग बन जाता है। उद्दीपन और अनुक्रिया में संयोग बन जाता है। ये इसकी विशेषता है। संयोग बन जाता है, संयोग संकेत से स्पष्ट होता है। संकेत द्वारा स्पष्ट होता है। यह भी इसकी विशेषता है। संकेत द्वारा यह स्पष्ट होता है। और उद्दीपक अनुक्रिया में
जो बंध होता है, जो संबंध स्थापित होता है, जो साहचर्य स्थापित होता है, इस कारण से इसे बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है, क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध या बॉन्ड बन जाता है। बंध बनने के कारण उद्दीपन एवं अनुक्रिया में बंध बनने के कारण क्या कहा जाता है? बंध बनने के कारण बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ये मूल बातें रही। थॉर्नडाइक का जो ये साहचर्यवाद है, संबंधवाद है, संयोजनवाद है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, इसके निष्कर्ष से जो थॉर्नडाइक ने रिजल्ट निकाला, जो इसका सार बताया, वह बताया कि सीखना संबंध स्थापित करना है। ये मूल बात आई इसमें निकलकर कि सीखना संबंध स्थापित करना है। सीखना संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है, और संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। यह कार्य मस्तिष्क करता है। ये इनके सिद्धांत का निष्कर्ष है कि यह कार्य मस्तिष्क करता है। अधिगम की क्रिया का आधार स्नायुमंडल है। अधिगम क्रिया का आधार स्नायुमंडल है। एक स्नायु का दूसरे स्नायु से संबंध हो जाता है। एक स्नायु का दूसरे स्नायु से संबंध हो जाता है। यही इस सिद्धांत का मूल है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए कि इसका प्रकाशन 1898 एवं 1913 में हुआ। सिद्धांत पावलोव के अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत से संबंध रखता है। व्यवहार परिवर्तन पर अधिक कार्य किया। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित होता है, एक बंध स्थापित होता है। यह संयोगवश होता है और यही संयोग संकेत के द्वारा स्पष्ट होता है। उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध या बंध को हम बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसको जो निष्कर्ष निकाला, परिभाषा दी, वह सीखना संबंध स्थापित करना है और यह कार्य मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क कैसे करता है? इसका आधार स्नायुमंडल है और एक स्नायु से दूसरे स्नायु का संबंध स्थापित हो जाता है। इसलिए
सीखना भी संबंध स्थापित करना होता है। इसमें जो संकेत की बात आती है, संकेत ये संकेत जो बनता है, यह चालक अभिप्रेरक के रूप में, चालक अभिप्रेरक के रूप में पहला बनता है। इसके बाद जो आगे दूसरा संकेत आता है वह है लक्ष्य, फिर अगला बाधाएं, फिर आगे हम जब बढ़ते हैं उसमें संयोगवश सफलता मिल जाती है, संयोगवश सफलता, और फिर जब ये सफलता मिल जाती है तो सही प्रयत्न का चुनाव होता है, सही प्रयत्न चुनाव हो जाता है, और फिर इसी में अस्थायित्व आ जाता है, अस्थायित्व या स्थिरता आ जाती है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये संकेत कैसे होता है। जो थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत बताया उसको उन्होंने बिल्ली और मछली के ऊपर प्रैक्टिकल किया। एक पिंजड़े में बिल्ली को बंद कर दिया गया और उसके सामने मछली रख दी गई। पिंजड़े में एक दरवाजा था जो एक लीवर से खुलता था। अब जब मछली सामने रखी गई तो उससे मछली और बिल्ली के भूख से अनुक्रिया प्रारंभ हुई। जो मछली है वो अभिप्रेरक है, चालक है, भूख है, उससे अनुक्रिया होती है और उस भूख का उस मछली से संबंध स्थापित हो जाता है। अब वो बिल्ली कूदकर खोलकर उस मछली के पास जाना चाहती है खाने के लिए, लेकिन वो नहीं निकल पाती है। अब संयोग से उछल कूद में उसका जो पंजा है उस दरवाजे के लीवर पर पड़ता है। उछल कूद करने से वह दरवाजा खुल जाता है और मछली के पास बिल्ली पहुंच जाती है। ये संयोगवश होता है, यही संयोग है। ये एक बार संयोगवश हो गया और उसके बाद फिर जब बिल्ली को बंद किया गया तो जो उछल कूद का सिस्टम था वो फिर प्रयास किया गया, फिर सही प्रयत्न किया गया। जो संयोग व सफलता मिली थी वो पुनः प्रयास किया गया तो पुनः ऐसी गतिविधि के फलस्वरूप वह दरवाजा खुल गया। और ऐसी क्रिया बार बार की गई, लेकिन ज्यों-ज्यों हम ऐसा किए बिल्ली को दरवाजा खोलने में जो समय लगता था वो समय धीरे धीरे कम होता गया और बिल्ली सीख गई कि दरवाजा कैसे खुलेगा और धीरे धीरे फिर अस्थायित्व आ गया। तो जहां अभिप्रेरक एक संकेत था, लक्ष्य था उस मछली तक पहुंचना, बाधा थी उसका दरवाजा का खोलना, पिंजड़ा वो बाधा थी, ये सब संकेत संयोग बस सफलता मिल गई। उस सफलता के बाद फिर सही प्रयत्न का चुनाव किया गया और बाद में वो अस्थायित्व आ गया। इसका मतलब यह है कि यह साहचर्य सिद्धांत जो है, यह साहचर्य सिद्धांत का एक अंग है। और इस सिद्धांत में जो व्यक्ति अपने जीवन में जितने अधिक संयोग स्थापित कर लेता है, क्योंकि ये संयोग ही है जो उसको सफलता के लिए आगे बढ़ाता है, जो जितना संयोग स्थापित कर लेता है उसे उतना ही अधिक हम बुद्धिमान मान सकते हैं।
या यूं कह सकते हैं कि वह अपने कार्य में उतना ही अधिक सफल हो जाता है। तो ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत रहा। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है वह है उद्दीपन का प्रभाव। सबसे ज्यादा प्रभाव पर ही चर्चा हुई है। और ये पूरा सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, बिल्ली बार बार प्रयास करती है और उसमें कुछ गलती करती है, फिर प्रयास करती, फिर गलती करती है। धीरे धीरे वो सीख जाती है कि हमको दरवाजा कैसे खोलना है और अपने उद्दीपक तक कैसे पहुंचना है, हम उस मछली तक कैसे पहुंच सकते हैं। यही बालक के लिए भी लागू होता, शिक्षा में भी यही लागू होता है। हम अपनी गलतियों से सुधार करते हैं और उस सुधार के फलस्वरूप धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में जो नियम रखे उसमें प्रभाव की बात हमने की। प्रभाव का ज्यादा महत्व है। प्रभाव में उद्दीपक का प्रभाव देखा जाता है। इसके लिए इन्होंने 3 नियम बताए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तीन नियम बताए हैं शिक्षा में, जिसका प्रयोग देखने को मिलता है थॉर्नडाइक के 3 नियम। सीखने के नियम, ये सीखने के नियम थॉर्नडाइक के हैं। पहला नियम, जिसको हम प्राथमिक नियम कहते हैं, प्राथमिक नियम। और दूसरा नियम है गौड़ नियम। प्राथमिक नियम, गौड़ नियम। प्राथमिक नियम के अंतर्गत प्रभाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, और तीसरा है अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। गौड़ नियम के अंतर्गत बहुरूपी अनुक्रिया, बहुरूपी अनुक्रिया, तत्वों की सत्यात्मकता, अभिवृत्तियां, तत्वों की शक्तिमत्ता, अभिवृत्तियां, समान प्रक्रिया एवं सहचारी परिवर्तन, सहचारी परिवर्तन, आदि है। ये प्राथमिक नियम है और गौड़ नियम है। प्राथमिक नियम के अंतर्गत प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये 3 नियम है। और गौड़ नियम के अंतर्गत बहुरूपी अनुक्रिया, तत्वों की सत्यात्मकता,
आवृत्तियां, समान प्रक्रिया, सहचारी परिवर्तन आदि ये नियम आते हैं। प्रभाव का नियम जो पहला नियम है, इसके अंतर्गत जो बातें आती है, जिसमें हमने कहा कि प्रभाव को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। जिस कार्य को करने से बालक को संतोष की प्राप्ति होती है, संतुष्टि मिलती है, वो कार्य वो बार बार करता है, और बार बार जब करता है तो उसको करने में आनंद आता है, उसकी रुचि होती है। लेकिन अगर वह कार्य करने से उसको असंतुष्टि मिलती है तो वह कार्य करना बंद कर देता है। प्रभाव के नियम को दिखाने के लिए जो इन्होंने प्रयोग किया वह चूहों पर किया, चूहों पर प्रयोग ध्यान देना है। इसीलिए कहा जाता है थॉर्नडाइक ने चूहों, बिल्ली और मछली पर प्रयोग किया था। परीक्षा में पूछा जाता है चूहा, बिल्ली और मछली, इस पर प्रयोग किया था। तो चूहों पर प्रयोग प्रभाव के नियम का पता लगाने के लिए उन्होंने किया था। चूहा, इसके लिए इन्होंने भूल भुलैया का निर्माण किया। भूल भुलैया में वो चूहों को रखते हैं और बार बार चूहा जो कार्य करता है, जिसमें उसको संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है, वो बार बार करता है। बार बार भूल भुलैया में वो भोजन के लिए जाता है, और जब उसको भोजन नहीं मिलता है, भोजन हटा दिया जाता है, तो उसको आने जाने में असंतुष्टि होती है। तो उसका प्रभाव यह होता है कि वह कार्य करना बंद कर देता है। थॉर्नडाइक ने इस नियम को प्रभाव का नियम दिया कि जिस कार्य को करने से संतुष्टि मिलती है उसका प्रभाव ये पड़ता है कि हम बार बार करते हैं, और जिस कार्य को करने से असंतुष्टि मिलती है उसको हम करना छोड़ देते हैं। दूसरा नियम तत्परता का नियम आता है। तत्परता का नियम ये बताता है कि जिस कार्य को करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, जिस कार्य को करने के लिए हम तैयार होते हैं और उसका परिणाम हमको संतुष्टि देता है, संतुष्टि योग्य होता है, उसको हम ज्यादा करते हैं या उसको करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। और जिस कार्य को करने में तत्परता नहीं होती है तो उसका परिणाम भी हमारा अच्छा नहीं होता है, उसका परिणाम हमको खीज देने वाला होता है, खीज उत्पन्न होती है। इसका जो प्रभाव है और जो इसका संबंध है, इसका आधार परिपक्वता से होता है, परिपक्वता से। क्योंकि जितने हम परिपक्व होते हैं उतने ही तत्पर होते हैं, और जब हमारी परिपक्वता कम रहती है तो हमारी तत्परता भी कम होती है। और तत्परता अधिक होगी तो कार्य संतुष्टि वाला होगा, संतोषजनक होगा। तत्परता हमारी नहीं होगी तो कार्य खींच देने वाला परिणाम होगा, तो उससे हम कार्य करने से हट जाएंगे। ये तत्परता का नियम है। तीसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, जिस कार्य को करने से, बार बार करने से, उपयोग करने से हमको लाभ होता है, उसको हम करते हैं, और जो कार्य अनुपयोगी समझते हैं उसको हम नहीं करते हैं। उपयोगी जो कार्य होता है वो बार बार करते हैं तो उसका फल अच्छा होता है, और जो अनुपयोगी है उस कार्य को करने से हम हट जाते हैं। तो ये हमारा प्राथमिक नियम है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। इसका क्या अनुप्रयोग है शिक्षा के क्षेत्र में, इसको जानना है।
प्रभाव का नियम जो बताता है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम जो बातें बताती हैं, उसको हम शिक्षा में शिक्षक के रूप में कैसे फॉलो करते हैं। तत्परता के नियम में एक अध्यापक ज्ञान देने से पूर्व बालकों को तैयार करता है। ज्ञान देने से पूर्व बालक मानसिक रूप से तैयार है कि नहीं, इसका पता लगाता है, और साथ साथ रुचि, योग्यता, बालक की क्षमता, उसकी उपलब्धि और जो अपेक्षित कार्य हम करना चाहते हैं उसके लिए वह कितना तैयार है, इसको करने से हमको करने के लिए तत्परता का नियम पढ़ना होता है, तत्परता का नियम लागू करना होता है। एक शिक्षक के लिए इस अधिगम के नियम, इस थांडाइक के सीखने के नियम को जानना जरूरी होता है। अगर बालक को कोई ज्ञान देना है, उससे पहले उसको तैयार किया गया है, तो निश्चित रूप से वो अच्छे से सीखेगा। प्रभाव का नियम, जो दूसरा नियम आता है, उसमें भी अध्यापक अपने छात्रों को प्रोत्साहित करता है, प्रेरणा देता है, जिससे कि छात्र तत्पर होकर उसको सीख लेते हैं। अगर वो प्रेरणा देगा, उनको प्रोत्साहित करेगा, तो निश्चित रूप से वह पाठ्यवस्तु को जल्दी सीख लेंगे। चूहों पर जो प्रभाव के नियम का प्रयोग किया गया था, वो ऐसा ही बताता है। ऐसी विधियां शिक्षक को अपनानी चाहिए जिससे छात्रों को संतुष्टि की प्राप्ति हो, उसको संतुष्टि मिले। अगर संतुष्टि मिलती है तो उसका प्रभाव यह होगा कि पाठ्यवस्तु को वो बार बार सीखने का प्रयास करेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा तो जल्दी सीख लेगा। और अभ्यास का नियम, जिसमें दो रूप आते हैं इसके, उपयोग और अनुपयोग, दो उपनियम है, ध्यान देना है। उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। अभ्यास के नियम के दो उपनियम हैं। ऐसी विधियां हैं, ऐसे नियम हैं। अध्यापक को चाहिए कि वह जो भी कार्य करे, जो भी पाठ पढ़ाए, उसका वाचन करने के बाद, पढ़ाने के बाद मौखिक अभ्यास कराए। मौखिक अभ्यास कराने से पाठ्यवस्तु को वह जल्दी से सीखेगा, किसी कार्य को जल्दी से सीखेगा। और जो पाठ पढ़ाए उसका पुनराभ्यास कराए, बार बार अभ्यास कराए। और कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता भी कराए कि जो स्मृति पर आधारित विचार है, जो पाठ्यवस्तु है, वह सामने आए। और जब वो बार बार सामने आएगा, स्मृति में आएगा, तो वो जल्दी याद हो जाएगा। तो ये अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम जो शिक्षा के क्षेत्र में या कक्षा के अंतर्गत एक शिक्षक इसको कैसे लागू करता है, इसके विषय में बताता है। प्रभाव का नियम जो चूहों पर प्रयोग के द्वारा पता लगता है, इसमें अध्यापक छात्रों को प्रोत्साहित करता है, प्रेरणा देता है। तत्परता के नियम में ज्ञान देने से पूर्व बालक को तैयार करता है, उसकी मानसिक रूप से तैयारी कराता है। अभ्यास के नियम में वह कक्षा के अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता, किसी भी पाठ्यवस्तु का पुनराभ्यास और मौखिक अभ्यास, लिखित अभ्यास करवाता है। तो ये सीखने के नियम के कक्षा में प्रयोग हुए। आलोचनाएं भी इस नियम की होती है कि यह नियम यांत्रिकता पर ज्यादा बल देता है। इस नियम के द्वारा बालक या मानव मशीन की तरह कार्य करता है
और अधिगम के लिए व्यर्थ में प्रयत्न पर बल दिया जाता है, क्योंकि प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत है। व्यर्थ में प्रयत्न पर बल दिया जाता है, मशीनों पर ज्यादा जोर देते हैं, यांत्रिकता पर ज्यादा बल देते हैं, ऐसी आलोचनाएं होती हैं। लेकिन फिर भी इस नियम का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोग है। इससे बालक के अंदर के गुण का पता शिक्षक लगा लेता है और उसकी क्षमता योग्यता के अनुसार शिक्षक मानसिक रूप से बालक को तैयार करता है, उसके अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है और बार बार कक्षा में अभ्यास पुनराभ्यास के द्वारा पाठ्यवस्तु को अच्छे से तैयार करा देता है। ये इसका शैक्षिक उपयोग है। थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को हमने देखा, जिसको संबंधवाद, संयोजनवाद, उद्दीपक अनुक्रियावाद सिद्धांत और अधिगम का संबंध सिद्धांत के रूप में हम जानते हैं। 1898 और 1913 में इनके शोध का प्रकाशन हुआ, जिसमें हमको इस सिद्धांत के विषय में जानकारी मिलती है और इस सिद्धांत को लागू करने पर बताने के फलस्वरूप उन्होंने 3 नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ये प्राथमिक नियम और गौण नियम के तहत बहुरूपी अनुक्रिया, आवृत्तियां, तत्वों की सत्यमत्ता, समान प्रक्रिया और सहचारी परिवर्तन का गौण नियम बताया, जिसका ज्यादा महत्व नहीं है। तो ये अधिगम का सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या प्रयास त्रुटि का सिद्धांत हमने आज देखा। इसके बाद हम पावलोव का सिद्धांत देखेंगे। अधिगम से संबंधित अन्य वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप देखकर अधिगम के विषय में और पढ़ सकते हैं। अगले सिद्धांत के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।